हेलो टू ऑल माय कम्युनिटी मेंबर्स। कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। बेसिकली हमने अर्बनाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और अब तक लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि भाई साहब इंडियन सोसाइटी की लेक्चर्स इतनी लंबी क्यों जा रही है। देखो, मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ या फिर पढ़ता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ता हूँ। और ना सिर्फ मैं आपको ये पीडीएफ के कीवर्ड्स एक्सप्लेन करता हूँ बल्कि मैं आपको तरह तरह के एग्जाम्पल्स देता हूँ। क्यों? बिकॉज वो चीज़ें आपके दिमाग में चिपक जाए, एक बार आपके दिमाग में वो बैठ गई तो अल्टीमेटली वो निकलेगी नहीं। इस ऑब्जेक्टिव से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो पढ़ाने का क्या है, मैं आपको 2-3 दिन में लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूंगा बट उससे जो आउटपुट निकलेगा ना, कुछ भी नहीं होगा। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भले ही 10-12 लेक्चर्स हुए होंगे, लेकिन अगर आप उसको एक बार सही से स्थिरता से सुनते हो तो आपके सारे जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको अदर एग्जांपल्स, अदर डायमेंशन प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने रोल ऑफ इंडियन वोमेन के टॉपिक पर बात करी थी तो इस पर हमने 5 लेक्चर्स लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के इश्यूज को हाईलाइट करनी जरूरी है। कंप्रिहेंसिव वे में क्या वोमेन फेस करती है, तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना जरूरी थे। साथ ही साथ एक प्रकार से इंडियन सोसाइटी में क्या कोर इश्यूज है उन सबको भी हाईलाइट करना जरूरी था। तो दैट्स वाई मैं आपको ये लेक्चर्स कम्प्रिहेंसिव वे में लेता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना प्रयास जारी रखता हूँ कि जल्द से जल्द आपका लेक्चर कंप्लीट हो। लेकिन क्या करें, मेरी भी एक प्रकार से मजबूरी है कि मैं आपको दिन भर लेक्चर्स नहीं करवा सकता, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू स्टडी। तो जहाँ तक मैं आपको प्रयास करता हूँ, एक प्रकार से 2 से 3 दिन में लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आपको बस पेशेंस रखना है, साथ ही साथ रिविजन्स करते रहने लेक्चर्स के। अलोंग विथ आंसर राइटिंग मस्ट है मित्रों। आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। आज कल पर मत टालिए। द कोर ऑफ द लाइफ इज टू लिव इन प्रेजेंट। तो लिव इन प्रेजेंट मतलब क्या? जब आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आंसर राइटिंग शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेली प्रिपरेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आगे बढ़ना है, अपने मन के आधार पर नहीं, अपनी एक प्रकार से बुद्धिमत्ता के आधार पर हमें एक्ट करना है। क्योंकि मन तो भटकेगा, वो बोलेगा कि भाई साहब क्या एक्सरसाइज करे, क्या मेडिटेशन करे, क्या आंसर राइटिंग करे, एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो सब कुछ हम कर लेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग फिलोसफी। अगर आप इस फिलोसफी पर जा रहे हो, यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम योर मिशन। तो बी स्टिक टू द मिशन। और मिशन के लिए क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर, क्या क्या कमजोरियां हैं आपके अंदर, वो दूर करने की जरूरत होती है। तो इस एंगल से सोचना है। आपको अपने दिमाग को ताकतवर बनाना है। मन बहुत ताकतवर है, दिमाग को ताकतवर बनाना है, मन को अपने अंदर काबू कर कर। मैं अप्रोक्स 12 ईयर से मेडिटेशन करते रहा हूँ। तो जो माइंड में चीजें चलती हैं उसको समझने में कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक सार्थक हुआ हूँ। इसलिए कभी कभी मैं आपको ये सब चीजें बताता हूँ कि नहीं, मन के आधार पर नहीं, हमें अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य करना होगा। और बुद्धिमत्ता के आधार पर तभी हम कार्य कर सकते हैं जब मन हमारे कंट्रोल में रहता है, जब हम अपने मन को नियंत्रित रखते हैं। और उसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका ही है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन ही एक प्रकार से ज्ञान का आधार है। मेडिटेशन ही एक प्रकार से शांति का आधार है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, बी श्योर कि आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। ध्यान, ध्यान मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से ही जागरूकता आएगी। किसी एक चीज पर जब आप फोकस करते हो तभी तो जागरूकता निकल कर आती है ना। जब 50 तरीके से दिमाग में एक प्रकार से बातें चल रही होंगी तो आप एक चीज पर नहीं फोकस करते हो, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू फोकस तो आपको उस चीज पर ध्यान नहीं लगेगी। और जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं, ये मानकर चलिए। समझ में आया? इसलिए आप देखते हो अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप 50 बार रिवाइज करते हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कॉन्शियस नहीं वहाँ पर कहीं ना कहीं अशांति रहती है, और जहाँ पर अशांति है वहाँ पर चीज़ें अच्छी तरह से आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं।
तो होप जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, जीवन में अल्टीमेट एम क्या है कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ को एक प्रकार से पीसफुल बनाए, तो उसके लिए हमें कुछ एक्ट करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। और मेरा तो अनुभव ही है कि मेडिटेशन से सबसे बढ़िया टूल ही है जो आपको सब कुछ सिखाती है। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने साइड टॉपिक्स की बात करी है, आपको करना ही चाहिए एज ए स्टूडेंट लाइफ या फिर कोई भी व्यक्ति हो। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्हें मेडिटेशन से जुड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं, चलो देखते हैं, बाकी आपकी मर्जी। लेट्स डिस्कस विद द टॉपिक अर्बनाइजेशन। हमने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अर्बनाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन हम आपको बताए थे, या फिर हमने आपको बोला भी था कि आप गूगल से बेस्ट डेफिनेशन सर्च कर लो। ठीक है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब कोई एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था लेट्स से, और अल्टीमेटली वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, लेट्स से इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, तब क्या होगा, एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, तो एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे उस रीजन में आने लगेगी। आने लगेगी कि नहीं आने लगेगी? बिल्कुल आने लगेगी। तो जब चीज़ें आने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एरिया है ना ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना लगेगा। साथ ही साथ एक प्रकार से अब जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे लेट से, वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे या फिर दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे, तो एक प्रकार से कनेक्टिविटी भी डेवलप हो जाएगी। कनेक्टिविटी डेवलप हो गई तो एक प्रकार से लोग का आवागमन हो जाएगा। और जब भी अर्बनाइजेशन होता है तो लोग आते हैं, जनरली जाते नहीं हैं। तो आप देखोगे कि रूरल एरियाज है या फिर फ्रिंज एरियाज है, वहाँ से लोग आएंगे और अल्टीमेटली वहाँ पर वर्क करेंगे, लाइवलीहुड ढूंढेंगे। जैसे झारखंड में आपका जो टाटा प्लांट आया था, तो टाटा प्लांट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आपका झारखंड का कुछ रीजन है ना उसके डेवलपमेंट में। टाटा नगर जो है झारखंड में एक सिटी है, टाटा के ही नाम पर, आप देखते भी हो। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। साथ ही साथ मुंबई या फिर चेन्नई या फिर आप दिल्ली, इन सब जगहों को देखो तो ये सब अर्बनाइजेशन इसलिए हुए हैं कि यहाँ पर आपकी जो वेरियस डेवलपमेंट्स है वो हुए हैं। हालांकि कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, जैसे कोलकाता की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, आइडियाज, इनोवेशंस, बिजनेसेस बहुत पहले आई थी, तो वो जो सिटी है वो ऑलरेडी डेवलप है। उसी प्रकार से लेट्स से कि आज आपका कोई फ्रिंज एरिया है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट आता है, तो फिर उसे डेवलप करने में थोड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि तुरंत तो डेवलपमेंट होती नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक प्रकार से सब कुछ इन्वॉल्व होता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हेल्थ आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, आपका एजुकेशन आ गया, ठीक है, बिजनेसेस आ गई, आइडियाज आ गए, इनोवेशन आ गया, स्टार्टअप्स आ गए, ये सब चीजें होती है। तो समझने का प्रयास यही करना है कि अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे मॉडर्नाइज होते रहती है। उस हिसाब से पॉपुलेशन शिफ्ट होते रहते हैं, पॉपुलेशन का भी माइग्रेशन होगा। तो अर्बनाइजेशन से माइग्रेशन जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग आते हैं काम करने के लिए। आज दिल्ली की, मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए, दिल्ली की देख लीजिए, है ना, कितना छोटा सा एरिया है, लेकिन लोग क्यों आते हैं वहां पर? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। तो एक प्रकार से ये सब सुविधाएं उपलब्ध है ना। जहां पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहां पर हम जाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम हैं, आप हैं, क्यों जाते हैं दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? अगर यही सुविधाएं हमारे अपने गांव में, हमारे अपनी जगह में मिल जाती, व्हाई वी वेर गोइंग? जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही बात कहना हुआ मेरा कि अर्बनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज का स्रोत है, अर्बनाइजेशन इनोवेशन का स्रोत है, अर्बनाइजेशन एक प्रकार से स्टार्टअप बिजनेसेस का एक केंद्र है। वहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रूरल एरियाज में हम एक आइडिया लेके जाएंगे और वहां सोचेंगे कि एक्सपेरिमेंट हो जाए, नहीं हो पाएगा, बिकॉज मार्केट भी जरूरी है। तो फिर मार्केट की भी नेसेसिटी हो जाती है। तो इसलिए आप देखोगे कि ये सब जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल सब, वो सब वहां आएंगे जहां पर मार्केट बना हुआ है, जहां पर नेसेसिटी है, वहीं पर चीजें आएंगी। ठीक है, तो आज हमारे रूरल एरियाज में इतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज वहां पर एक प्रकार से बिजनेसेस को इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं लगता है।
ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे फैक्टर्स है, स्किल्ड लेबर्स नहीं मिलेंगे, मार्केट नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बिजली नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो घेरे रहती हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसको अगर स्टार्ट करना है तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। बिजली है, पानी है, सड़क है, ठीक है। नहीं तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स आएंगी कहाँ? और अगर रॉ मटेरियल्स मान के चलो मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट बनता है तो फिर जाएंगी कहाँ? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, पता चला आधा रास्ता गया और रास्ता ही टूटा हुआ है ना? तो फिर तो कचरा हो गया। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। देखो ये सब चीज़ें आपको मैगजीन्स में नहीं मिलती है, लेकिन मैं अपने बेस्ड ऑन द नॉलेज आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, ये सब आप देखना, कभी सोचना स्थिरता से कि आखिरकार ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। क्योंकि मैं एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़नी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये सब टॉपिक्स हमारे ज्योग्राफी में है। जो आप देखते हो ना, पॉलिटी के टॉपिक्स हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ने पड़ते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इंडियन सोसाइटीज, उसमें भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन है वो पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना पड़ता है। तो एक प्रकार से ज्योग्राफी इज सिंथेसिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए ज्योग्राफी वास्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेने से इसे कतराते हैं, बट ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर उसे समझ जाते हो अच्छे से तो ये सब जो आपके टॉपिक्स है ना, सोसाइटी हो या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, समझने में कोई देर नहीं लगेगी। तो चलो मैंने ओवरव्यू दिया आपको इन सब चीज़ों के बारे में। अर्बनाइजेशन के बेसिक्स के बारे में हमने बताया। कुछ डाटा सेंसस आपको रट लेने हैं, सेंसस 2011 वाला, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन क्या है? एक तो सबसे कमी यही है कि हम जो है अर्बनाइजेशन को डेवलप तो करवा पाते हैं, लेकिन एक प्रकार से प्रॉपर प्लानिंग जो होनी चाहिए अर्बनाइजेशन की वो नहीं हो पाती। यूँ कह सकते हो कि अंडर प्लानिंग या फिर नो प्लानिंग बट अर्बनाइजेशन। तो जहाँ पर अर्बनाइजेशन या फिर जिसको कहते हैं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, विदाउट प्लानिंग व्यक्ति आए, इंडस्ट्री आया, जहाँ मन तहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इन्वायरमेंट को भी वो नुकसान देगा। साथ ही साथ एक प्रकार से प्रॉपर जो फ्यूचरिस्टिक सिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तभी तो आप देखते हो हमारे जो सिटी है ना वो आधा अधूरा है। कहीं से भी रास्ता निकल जाता है, कहीं पर भी घर बन जाता है और कहीं पर भी फ्लडिंग आ जाती है। जैसे चेन्नई फ्लड सब आप सुनते रहते होगे, या फिर आप कभी कभी पटना में फ्लड सुनते रहते होगे, या फिर मुंबई में फ्लड सुनते रहते होगे। एक कारण ये भी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेक था, ठीक है, एक लेक था, इतना बड़ा लेक था और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर अब यहाँ पर बिल्ड कर दिया गया। तो हमने क्या किया, इस लेक के रास्ते को बंद किया, यहाँ पर अपने बिल्डिंग लगा दिया। तो लेक क्या होता है? डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है। आराम से बारिश जब होगी तो पानी इसमें जमा होता है। लो लाइंग एरियाज में ही ये लेक नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है जब एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो अब क्या होगा, पानी जो है वो पास नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ब्लॉकेड होगी ये, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्लडिंग आएंगे, घर डूब जाएंगे। और जो देखते हो आप, ये सब कॉमन चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम हाईलाइट नहीं करना चाहते। हाईलाइट करेंगे तो लेक्चर जो है लंबे घंटे तक चला जाएगा। बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपके अर्बन फ्लडिंग सब आप देखते हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि फ्लडिंग की सिचुएशंस आप देखते हो, वो मैन मेड है। हमने सही से मैकेनाइज्ड वे नहीं तैयार किया है जिसके माध्यम से हम अपने इन इश्यूज को हैंडल कर सके। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस प्रकार से हमने ओवरव्यू जाना है। चलो अब हम देखते हैं अन्य इश्यूज के बारे में। तो हमने इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और रूरल एरियाज यहाँ तक देखा था, किस प्रकार से अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट रूरल एरियाज में हुआ है ना, क्या चेंजेस रूरल एरियाज में आए हैं, ठीक है। तो आजकल आप देख रहे हो कल्चरल चेंजेस, सोशल चेंजेस भी आए हैं। जो सिटीज में कल्चर देखने को मिलती है वो रूरल एरियाज में भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट मीडियम से माध्यम से, या फिर कोई व्यक्ति जो अर्बन एरियाज में रहता है वो रूरल एरियाज में जाता है तो वहाँ के कल्चर्स को लेकर जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉरेन कल्चर हमारे देश में आ रही है, उसी प्रकार से अर्बन कल्चर रूरल कल्चर में आ सकती है, रूरल एरियाज में आ रही है। तो ये सब कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है, दीज आर इंटीग्रेटेड प्रोसेस एंड इसका इन्फ्लुएंस ओवरऑल डिफरेंट डायमेंशन पर पड़ता है। तो इसमें कोई हम दोहराई नहीं कह सकते, या फिर हम इसको आइसोलेटेड वे में नहीं देख सकते, ठीक है।
तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये 10-15 मिनट का लेक्चर्स हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है ताकि आपका माइंड है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके इस टॉपिक के बारे में। तो अर्बनाइजेशन एंड 12 5 ईयर प्लान के बारे में हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, अर्बनाइजेशन नीति आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट बताने वाला हूँ क्योंकि ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, तो इसमें कुछ चीज़ें समझने की है नहीं। ठीक है, जहाँ पर समझाने की बात होगी मैं आपको वहाँ पर डेफिनेटली समझाने वाला हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ करेज के साथ आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं अपने मकसद पर सफलता हासिल करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए हम शुरुआत करते हैं स्लम के टॉपिक से। हमने यहाँ तक तो देख ही लिया था इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और रूरल एरियाज। नाउ वी मूव टू द स्लम्स। देखो मैंने हाईलाइट करके भी रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्लम्स की जो प्रॉब्लम है ना आप अर्बन एरियाज में देखते होगे। मुंबई का धारावी रीजन ले लो या फिर दिल्ली में, जब मैं रहता था दिल्ली में एक्चुअली, जो आपका यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है ना, उसके बाद जो प्रगति मैदान वाला मेट्रो स्टेशन आता है, तो उसमें आप देखते होगे कि एक सर्टेन एरिया है जहां पर आपके स्लम्स में लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर है, उसी घर के छत पर टायर रखी हुई है, डिश टीवी एंटीना लगा हुआ है ना। उसके बगल से गंदे नाली वाले पानी क्रॉस कर रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि रिवर रिवर क्रॉस कर रही है। तो इस प्रकार के सिचुएशन आप ऑब्जर्व करते रहते होगे। अब माइंड इट, इनके बारे में समझने से पहले कहीं ना कहीं इनके अंदर हमें जाकर देखना पड़ेगा। तो जब हम स्लम्स की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जैसे आपका प्रॉपर हाउसिंग, या फिर यूं कह सकते हो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, अर्न करने का स्रोत, ये सब की काफी ज्यादा चैलेंज होती है। आप ही बताओ कोई स्लम एरियाज में क्यों जाकर रहेगा? वो इसलिए जाकर रहेगा क्योंकि उसके पास उतनी ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाती है कि वो एक अच्छा खासा घर किराया पर ले सके और वो रह सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जिससे आप भी एग्री करोगे, कि जो रेंट है ना, काफी ज्यादा तेजी से ग्रो की है उसके रेट में। छोटे से छोटे घर जब आप रेंट पर लेने जाते हो तो मिनिमम 5,000, 6,000, 7,000 लगता है। उसमें अगर आप टाइल्स सब की सिस्टम इंक्लूड करोगे तो वो 9,000, 10,000 भी जाते हैं। आप ये सब चीजें फेस कर चुके हैं। तो सोचो जिनकी इनकम बिल्कुल कम है, तो वो कैसे इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको अर्न भी करना है, लाइवलीहुड भी चलाना है, क्योंकि जहां से वो आए हैं वहां पर हो सकता है अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तभी तो आई हैं। हम क्यों जाते हैं कहीं पर? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आती हैं, इसलिए तो हम मूव करना चाहते हैं। तो स्लम्स का डेवलपमेंट इसलिए भी होता है क्योंकि वो पहली बात तो ये कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए आते हैं शहरों में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके पास कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है कि वो एक बढ़िया सा घर खरीद सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये कहीं ना कहीं नज़र आती है, ओवर पॉपुलेशन के कारण जो रेंट है ये सब काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई है, अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच। जब भी हम बात करते ना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चीज़ें आपको हो सकता है समझ में आ गई होगी। आपको स्लम्स के बारे में एक आध अगर डाटा कहीं मिलती है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो स्लम्स के टॉपिक पर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एंड अगर लेट से कि आते हैं तो बस आपको एक डाटा ध्यान रखना है जो हाईलाइट करे कि हाँ स्लम्स की काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या हमारे देश में और गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। तो एक इनिशिएटिव आपको भी याद होगा जो हाउसिंग फॉर ऑल वाला प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया है कि भाई साहब बाय 2024, आई थिंक द टारगेट आई एम सीइंग इज राइट। अगर नहीं तो आप क्लैरिफाई करना। बाय 2024 जो आपका गवर्नमेंट है वो सबको घर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, सबको घर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि कम रेंट वाला घर हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडी दो इन लोगों को कि आप आओ
अच्छे घर में रहो, मैं आपको सर्टेन सब्सिडी दे सकता हूँ। तो ये सब कुछ हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रही है उसमें रेंटल हाउसेस क्रिएट करे, तो रेंट के आधार पर क्या होगा कि कम इनको रेंट देने पड़ेंगे, साथ ही साथ वो बेसिक नेसेसिटीज फैसिलिटीज इनके पास मौजूद रहेगी। नहीं तो क्या ये प्रॉब्लम फेस करते हैं पता है? पॉल्यूशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खराब है, हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बीमारी वहां पर फैलती है तो इतना ज़्यादा तेजी से इन्फेक्शन बढ़ेगा कि सब लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका कोविड-19 के सिचुएशन में आपने देखा होगा। और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पर रहते हैं उनका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे देश में वीक पड़ जाती है, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। और अगर उनका ही डेवलपमेंट रुक गया तो आप समझिए कि जो आपका पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेस है वो अंडर पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेस में तब्दील हो गया, या फिर ह्यूमन तो बन गया, रिसोर्सेस में तब्दील नहीं हो पाया। तो होप व्हाट आई एम ट्राइंग यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो, ये हमने बेसिक बैकग्राउंड दिया है, लेकिन चीजें समझ में आ गई होगी, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कुछ इश्यूज देखो, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज मैंने आपको कारण बता दिए हैं। साथ ही साथ दूसरा जो डाटा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, कि स्लम पॉपुलेशन का सब्सटेंशियल शेयर हमारे वेरियस सिटीज में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, द परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आर 32%, 25%, 24% रिस्पेक्टिवली। समझ में आया आपको कितनी गंभीर समस्या है? और क्या प्रॉब्लम्स है स्लम एरियाज में? तो बेसिकली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बिल्कुल सही, डिमोरलाइजेशन, सोशल टेंशन, पता चला लड़ाई झगड़े दिन रात होते रहते हैं, अरे बाबा तूने पानी हमें क्यों नहीं दिया, पानी का सप्लाई क्यों रोक दिया, है ना, इस प्रकार से सुनते रहते होगे। ऐसे तो मेरे एक्सपीरियंस मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि क्योंकि सोशल टेंशन मतलब क्या होगा कि छोटी छोटी बातों के लेकर जब हम बतंगड़ बनाते हैं उसी को सोशल टेंशन कहते हैं, है ना। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं होती है सोशल टेंशन में। एक प्रकार से रिलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, अरे बाबा तूने खाना आज क्यों नहीं बनाई, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ चलता है। बाकी सब क्राइम्स देख लो, ठीक है, जैसे जुवेनाइल, ये सब भी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब चीज़ें जो है ना वो बढ़ जाती है इन द नंबर ऑफ स्लम एरियाज। साथ ही साथ हाउसिंग की कमी है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नेशनल काउंसिल ऑन अर्बनाइजेशन, देखो नेशनल काउंसिल ऑन अर्बनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट 50%, मतलब 15%, एटलीस्ट 15% ऑफ ऑल न्यू डेवलपमेंट्स, ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एलोकेट कर देने चाहिए जो अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तो अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो दिल्ली में देखो, मुंबई में देखो, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि एक प्रकार से कोई व्यक्ति अगर जाम में फंस जाता है तो उसको 2-3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं है। साथ ही साथ अगर नेचर का कहर आ जाए, लेट्स से फ्लडिंग सब की सिचुएशन आ जाए, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, तब तो मान के चलो कि जो सिटी है वो स्थिर हो जाती है। मानो जैसे सारा जो मूवमेंट हो रहा था लोगों का, ट्रैफिक का, वो सब अटक सा गया है। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती है। और साथ ही साथ ये भी सिचुएशन आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके कंपैरिजन में रोड का जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाया है। साथ ही साथ यूं कह सकते हो कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है भी तो कंजेशन इतना ज़्यादा है कि लोग उसमें जाने से कतराएंगे, है कि नहीं। आप एक प्रकार से चलो दिल्ली में जो बसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, तो वहाँ पर तो भीड़ भाड़ उतनी लेट से कि नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी अब हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाहिर सी बात है कि कंजेशन भीड़ भाड़ ज़्यादा ही रहते हैं, भले ही पैसे कम लगते। तो एक प्रकार से मानसिकता बन जाती है, खासकर वो फैमिली जो थोड़ा बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं कि क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, इतनी भीड़ भाड़ है ना। तो इस प्रकार से माइंड जो है ना वो बोलेगा चलो ठीक है अपना ही पर्सनल बाइक या फिर कार खरीद लेते हैं, उसी के माध्यम से हम जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, रोड पर
ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आती है, जितने पॉपुलेशन है उतनी गाड़ियां हैं, उससे भी ज़्यादा गाड़ियां हैं, है कि नहीं है? तो इस हिसाब से एक प्रकार से मान के चलो कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लिंक्ड है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, एयर पोल्यूशन, वही पोल्यूशन हमारे नाक में शरीर में जाती है और हमें डैमेज करती है, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स है उसको भी कम करने में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एसेस टू फैसिलिटी। तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पावर सप्लाई, ये सब की समस्याएं कहीं ना कहीं बहुत सारे अर्बन एरियाज में रहती है। अब आप यहाँ पर भी एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारे जगहों पर ना इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस बेसिस पे आती है, लेकिन बहुत सारे सिटीज में आप देखोगे कि एक बार बिजली चली गई तो फिर 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी तो एक दिन भी लग जाती है। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट समझिए, इलेक्ट्रिसिटी पर पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है, सर्विसेज सेक्टर डिपेंडेंट है। अगर 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी बिजली चली जाती है तो सोचो उस सिटी के इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ना जो चीज़ें हैं बिजनेसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केट हो, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये तो मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, ओवर अर्बनाइजेशन इन इंडिया, या फिर यूँ कह सकते हो कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज में हो गई है, जिसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। तो इसके कारण क्या होगा, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा ही होगा, बिकॉज सिटी में पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करने की क्षमता अगर लेट से कि 1 करोड़ है और लोग आ रहे हैं 2 करोड़, तो क्या करेगा, फ्रिंज एरियाज में अनअर्बनाइज्ड प्लानिंग होगा, यानी कि यूँ कह सकते हो कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होगे। चलो, ग्रोथ ऑफ सब अर्बनाइजेशन यही हो गया, स्पिल आउट इफेक्ट। कि भाई साहब दिल्ली एनसीआर इज द बेस्ट एग्जांपल। दिल्ली पहले इतना सा था, उसको बड़ा किया गया है ना, टू एब्जॉर्ब द एक्सेसिव पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम द वेरियस रीजन। तो ये हो गया आपका ग्रोथ ऑफ सब अर्बनाइजेशन। साथ ही साथ दिल्ली से सटे जो आपके बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है, तो उनके साथ साथ वाले जो एरियाज है वो भी आप देखोगे रैपिडली डेवलप कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दीज स्टेट्स। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो, अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई है भारत में टू इंश्योर कि अर्बन सेंटर्स एक पॉजिटिव रोल प्ले करें नेशनल रीजनल डेवलपमेंट में, टू प्रमोट रूरल अर्बन कंटिन्यूम एंड टू रिप्लेस द रीजनल डिस्पैरिटीज। तो पॉलिसी तो बनते रहती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छे से हो पाती है उस पर बहुत बड़ा सवाल चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे एक्ट हमारे देश में हैं, बहुत सारे जो प्रोविजंस है हमारे देश में हैं जो किसी देश में नहीं है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन के कारण हम लोग वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा डायमेंशन है। जब भी आप कुछ स्कीम सब के बारे में लिखोगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक फंड का क्राइसिस जरूर लिखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका इम्प्लीमेंटेशन इश्यू तो जरूर लिखोगे, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज, ये सब कुछ 3-4 पॉइंट आपको तैयार रखने चाहिए ताकि कभी ज़्यादा दिक्कत ना हो। होप यू अंडरस्टूड। चलो अब चलते हैं अर्बनाइजेशन एंड 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान जो कि आपका लास्ट प्लान था, बिकॉज इसके बाद तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया। क्या आप हमें बता सकते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? क्या आप बता सकते हैं नीति आयोग को कब कंस्टिट्यूट किया गया? क्या आप बता सकते हैं प्रेजेंट जो आपके चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, सीईओ यानी कि एक प्रकार से कौन है नीति आयोग के, आप बताओ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप बताओ, तभी हम समझेंगे कि हाँ आप भी थोड़ा सा नज़र रखते हो इन सब चीज़ें पर, बिकॉज नीति आयोग से 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो 12th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट, उसमें सिटीज को इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा गया है। ये अच्छा कीवर्ड है, याद रखना है आपको, है ना। 12th 5 ईयर प्लान, इन्होंने सिटीज को इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा है, बिकॉज ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन सच में है, बिकॉज सिटीज ही हैं जो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी, उस राज्य की इकोनॉमी को ग्रोथ करवा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे बिजनेस, स्टार्टअप्स, आइडियाज, इनोवेशंस कहाँ पर पनपते हैं? सिटीज में पनपते हैं। कर्नाटका में जो बेंगलोर है, या फिर आपका महाराष्ट्र में जो मुंबई है, तमिलनाडु में जो चेन्नई है, ठीक है,
तो ये सब सिटीज एक प्रकार से ग्रोथ कैरियर है। किसके ग्रोथ कैरियर है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के, एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, एज वेल एज सर्विसेज सेक्टर के। तो जाहिर सी बात है, जब इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इनको एक प्रकार से एनर्जी चाहिए ना चलने के लिए। एनर्जी क्या है? बेसिक पिलर प्रोवाइड करिए। बेसिक पिलर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन उस इंजन को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या है? तो जो मैंने आपको बताया वही है, और भी बहुत सारी चीज जोड़ सकते हो। तो अच्छी बात है, इस पर आप कभी सोचना, है ना। जब भी मैं आपको सोचने की बात करते हैं ना, 5-10 मिनट निकालिए, सोचिए इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों बोला गया होगा, तब जाके आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो हमने ये देखा, चलो नोटेबल मेजर्स जो सजेस्ट की गई है 12th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट में, तो क्या क्या चीजें की जानी चाहिए। तो एक बात हाँ यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, सिटीज वास्तव में सिटी तभी कहलाएगी जब वो सेल्फ सफिशिएंट होगी। क्या आप हमारे बातों से एग्री करते हो? बिकॉज वो सिटी जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या? अपने खर्चे खुद वहन कर ले, यानी कि वो अपने जगह से इतना इनकम जनरेट करे कि वो अपने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नीड्स को फुलफिल कर सके, दूसरे पर डिपेंडेंसी न रह सके। तो वो सिटी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगी जो अर्बन पॉपुलेशन की समस्याओं को दूर करेंगी। व्हाट आई एम सेइंग, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा सिटी का एक ऑब्जेक्टिव मान के चलना चाहिए कि हमें किस प्रकार से उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। जैसे हम रूरल एरियाज को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात करते हैं ताकि हम रोक सके रूरल से अर्बन माइग्रेशन को बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन अर्बन एरियाज टू द रूरल एरियाज। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेल्फ सफिशिएंट सिटीज भी होनी चाहिए कि हमें दूसरों पर आश्रित नहीं है कि हमें पैसे मिलेंगे, ग्रांट मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से तभी हम जो है कुछ कार्य कर पाएंगे, तभी जो है हम रोड बना पाएंगे। नहीं भाई साहब, सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है, इनकम जनरेट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग रहेगा तभी तो लोगों की इनकम बचेगी, सेविंग्स होगा, सेविंग्स होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यूँ कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात निकल कर आई है तो मैं एक बात को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये जो सेविंग है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सिटी में 20,000 रुपये अर्न करता है। अब भाई साहब सिटीज में रेंट इतनी ज़्यादा महंगा है कि लेट से कि 10,000 रुपये रेंट में ही दे दिया। अब सोचो 20,000 कमा कर भी वो जो है सही से अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो प्रॉपर उनका हाइजीन या डाइट होनी चाहिए कि हाँ डे टू डे बेसिस पे हमें न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, वो नहीं खा पाएंगी। और अब तो एजुकेशन की बात ही मत करो, एजुकेशन सिटीज में इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि यूँ कह सकते हो कि अगर कोई अच्छा खासा अमाउंट नहीं कमाता है तो एजुकेशन भी नहीं दे पाएगा सही से, है कि नहीं। ये सब बातें आप एग्री कर रहे होगे। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें अगर लेट से कि 10,000 रुपये रेंट में ही चले जाते तो बचे 10,000 में उनको क्या क्या एस्पिरेशंस रखेंगे बताओ आप। तो होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यही अगर अफोर्डेबल हाउसिंग होता है कि वैसा ना भाई 5,000 ही रेंट देना, 15,000 रुपये बचा ले, तो 5,000 रुपये लेट से कि एक्स्ट्रा जो आया है उनको वो हो सकता था किसी दूसरे बिजनेस को एक्सपेंड करने में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। बिकॉज सेविंग से इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी बिजनेस में, सेविंग से नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। और इस पर क्वेश्चन आया भी है कि डिस्पाइट इंडिया में सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो क्या आप हमें आंसर दे सकते हो क्यों कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है? ठीक है, जवाब दीजिए। इंक्लूसिव सिटीज, इंक्लूसिव का मतलब भी आप समझ लीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लंबे कर करके, जबरदस्ती में बता रहा हूँ ताकि दिमाग खुले। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समावेशन। समावेशन मतलब क्या कि भाई साहब लेट से कि एक अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज में आपके डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल रहते होंगे, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल यानी कि रिचर, ठीक है, यूं कह सकते हो मिडिल क्लास, पुअर एंड एक्सट्रीमली पुअर। तो इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम लेट से कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो रिचर के नीड्स को तो फुलफिल वो करेगा लेट से, लेकिन अगर वो
मिडिल क्लास या फिर पुअर या फिर एक्सट्रीम पुअर के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। ये सिर्फ हेल्थ की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इन सब की बात कर रहा हूँ जो भी आपके सेक्टर से इन्वॉल्व है। तो जहां पर इन सब बचे हुए पॉपुलेशन को वो ये सब सुविधाएं नहीं दे पाती है अफोर्डेबल क्वालिटी रेट पर, तो वो इंक्लूसिव नहीं कहलाएगा। इंक्लूसिव का मतलब किया है वी आर केयरिंग फॉर द हायर क्लास पीपल एज वेल एज वी आर केयरिंग द पीपल ऑफ द लो इनकम फैमिली, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूसिव मतलब समावेशन, कि हम सबका केयर कर पा रहे हैं। कोई सिटी है जो इंक्लूसिव है, मान के चलिए कि वहां पर कितनी ज्यादा एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन सब हमें देखने को मिलेगा। होप यू आर अंडरस्टूडिंग। चलो अब अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स करिए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू अर्बन गवर्निंग बॉडी, ये भी एक वीकनेस है। 73rd 74th अमेंडमेंट किया गया, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने की पावर बहुत सारे अर्बन बॉडीज या फिर जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत है ना उनको नहीं दी गई है। अब भाई साहब इसको कहेंगे ना कि आपने तो हमें सपने बहुत दिखा दिए, ये करो वो करो, लेकिन सपने पूरे करने के लिए जो पैसे होने चाहिए उसका स्रोत ही हमें नहीं दिया, तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से बढ़िया बन पाएगी। तो वही एक कारण निकल कर आता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू अर्बन गवर्नर बॉडी, जिसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई साहब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दीजिए, तभी तो ये सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। उसके बाद अर्बन फाइनेंसिंग, अर्बन फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि फाइनेंसिंग करिए अर्बन एरियाज में, सो दैट इस प्रकार का सिटीज हम डेवलप कर पाए जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो सेंटर के ग्रांट पर डिपेंडेंसी कम कर सके और इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन हो सके। जैसे आप देख लो इंडिया सिर्फ और सिर्फ $17 पर कैपिटा पर ईयर स्पेंड करता है ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि रिक्वायरमेंट क्या है $100। तो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। चलो अब वेरियस रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 6th रिपोर्ट ऑन अर्बनाइजेशन। अब आप भाई साहब एआरसी रिपोर्ट सुनकर डर जाते होगे। ये एआरसी रिपोर्ट आपको थोड़ी ना पूरे पढ़ने हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कोई इश्यू है, लेट्स से कि उस पर आपने आर्टिकल पढ़ा, एआरसी रिपोर्ट वहां पर निकल कर आई, भले ही 1-2 पॉइंट ही निकल कर क्यों नहीं, उसी को लिख दीजिए, उसी को आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 1000 पेज का एआरसी रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एआरसी रिपोर्ट आया तो हम अलग से एआरसी रिपोर्ट को पढ़ने थोड़ी ना बैठेंगे, क्यों भाई साहब टाइम वेस्ट करना है, लिखना तो 10 ही पॉइंट है ना, आखिरकार 250 वर्ड लिखने हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में ही 50 वर्ड चले जाते हैं, तो बचे आपके 200 वर्ड। 200 वर्ड में आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, यूँ कह सकते हो कि 60-70 वर्ड तो इसी में चले जाते हैं। साथ ही साथ आपको 4-5 पॉइंट का जो बेसिक होता है ना बॉडी पार्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें जाएंगे कीवर्ड लिखने, इसलिए मैं आपको कीवर्ड पर बार बार फोकस करता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन विल टेक यू द 50 वर्ड्स, बचे 200 वर्ड, तो वो आपके जो गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्योंकि कोई भी इश्यू होगा ना उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर मेंशन कर पाते हो, खासकर अगर वो टेक्निकल टॉपिक नहीं है, नॉन टेक्निकल टॉपिक है, सोसाइटी का कुछ टॉपिक है, तो वहां पर तो आपको लिखने पड़ेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये लिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपका जो वर्ड है, जो पेज है वो भर जाएगा, और अल्टीमेटली आपको बॉडी में लिखने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ना मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा पढ़िए नहीं, ज़्यादा स्किल पर काम करिए, स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 6th रिपोर्ट ऑन अर्बनाइजेशन, देखो क्या बोले जा रहे हैं इस सब में, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए सिटीज में, ठीक है, सो दैट सर्विसेज की डिलीवरी सफिशिएंट तरीके से हो सके, इनसफिशिएंसी ना हो सर्विस डिलीवरी में। लेकिन होता क्या है उल्टा, सफिशिएंसी कहाँ हमें देखने को मिलती है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाने जाओ तो बोले जाते हैं 2-3 दिन में बन जाएंगे, लेकिन लगता कितना है, 5-6 दिन लगता है कि नहीं। साथ ही साथ यूँ कहो कि ये जो आप देखते हो, जो कचरे सब कलेक्ट करने के लिए गाड़ी वाला आता है ना, गाना भी चलता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए, आपने सुना भी होगा,
तो ये जो गाड़ी वाला है ना 2-3 दिन आता है और 3-4 दिन गायब हो जाता है। तो ये सब कुछ दिक्कत है। ये तो मैंने चलो बता दिया, आप समझ ही रहे होगे दिक्कतें और भी ज़्यादा है, लेकिन चलो काम भी हो रहा है। उसके बाद इनहेंसिंग पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए, अवेयरनेस जनरेशन करिए, वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बेसिक नीड्स है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कहा जाता है अर्बन लोकल बॉडी शुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। उसके बाद सैनिटेशन पर ध्यान दीजिए ताकि बीमारी सब ना हो, ठीक है। प्रायोरिटी फोकस होना चाहिए सैनिटेशन, तो इस पर तो काम हुई है, ठीक है। कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, यही समस्या तो मैं आपको बता रहा था। देखो अब यहाँ पर जो बातें निकल कर आई है कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल एंड गार्बेज, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ना अर्बन एरियाज की काफ़ी बड़ी समस्या है। जगह जगह पर आप रोड पर ट्रेवल करते होगे, एक छोटा सा एरिया जरूर देखते होगे जहाँ पर आपको गार्बेज डंप दिखता होगा, ठीक है। अब कभी ये जो गार्बेज कलेक्टिंग मशीनरी है, लेट्स से कभी हड़ताल पर चले गए तो आप देखोगे 5-7 दिन 8 दिन 9 दिन तक वो कचरा वहीं पर रखा हुआ है ना। एक प्रकार से गंदे केमिकल्स सब निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं बीमारी को जन्म देता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें समस्याएं बनी रहती है। और इतना ही नहीं, ये भी आपको पता होगा कि जो भी गार्बेज जनरेट होते हैं ना, सारे कलेक्ट नहीं होते, 60% ही कलेक्शन हो पाता है। और उस कलेक्शन में डिस्पोजल कितना हो पाता है सही तरीके से, वो भी एक सोचने वाली बात है। अगर आपको फैक्ट पता है, परसेंटेज पता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइए। चलो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो म्यूनिसिपल बॉडीज को इनकरेज करो टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर एरिया। अभी क्या होते हैं, स्टेट डिस्कॉम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, या फिर प्राइवेट डिस्कॉम्स भी होते हैं। जनरली स्टेट डिस्कॉम्स ज़्यादा एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालते हैं। जो प्राइवेट होते हैं ना, वो कोई कोई सिटी में, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा है वो म्यूनिसिपल बॉडीज को दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में सबसे बढ़िया है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिवैम्प करिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो ने ना एक प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रिवैम्प किया है, ठीक है। इसने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने में योगदान दिया है। जैसे दिल्ली की ही बात करते हैं, तो एक प्रकार से दिल्ली में जो आपका मेट्रो है ना, बहुत सारे जो व्यक्ति है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सोचो मेट्रो नहीं होता तो एक प्रकार से एक व्यक्ति उसकी अपनी प्राइवेट कार या फिर प्राइवेट स्कूटर, और वो जाते ऑफिस, वो जाते कोई काम के लिए, तो कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस या फिर आपका एयर पोल्यूशन और उससे कारण इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ होता। लेकिन जो आपका मेट्रो है, मेट्रो एक प्रकार से जो भी एनर्जी कंज्यूम करती है, लेकिन उस एनर्जी कंज्यूम में वो लगभग 1000-1500 व्यक्ति को एक साथ लेकर जाती है कि नहीं जाती है। तो समझिए एक व्यक्ति प्राइवेट कार में जाए, बदले जो आपका एक मेट्रो है वो 1000 व्यक्ति को एक साथ लेकर जाए, तो कितनी बड़ी बचत होती है एक प्रकार से पेट्रोल कंजम्पशन में, एयर पोल्यूशन में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, हेल्थ से बचने में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेट्रो है ना, इसने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन किया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और बहुत सारी समस्याओं से बचाने का काम किया है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि जो भी आपकी सिटीज है ना, एक प्रकार से उन सिटीज में मेट्रो रेल के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल मेट्रो रेल पॉलिसी की भी बात की जाती है कि एक नेशनल मेट्रो रेल पॉलिसी हो जो इंश्योर करे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स को आइसोलेशन में कंसिडर ना किया जाए, यानी कि एक प्रकार से कुछ कुछ जगहों पर मेट्रो लेकर आओ, है ना, बाकी जगहों पर छोड़ दो, ऐसा नहीं। एक प्रकार से मेट्रो को एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हिस्सा मानकर चलना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैन पावर ट्रेनिंग करिए, वेस्ट टू एनर्जी अथॉरिटी बना दीजिए, और ये जो वेस्ट टू एनर्जी अथॉरिटी है वो एक प्रकार से मॉनिटर करेगा, देख रेख करेगा जो भी आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वॉश सब सही से क्लीन अप हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, है ना, कहाँ पर कोई इश्यू है तो उसको ये ठीक करेंगे।
तो नीति आयोग ने सजेस्ट भी किया था क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी, जिसको वेस्ट टू एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कह सकते हो, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में डाल दो। देखो, ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है, लिख सकते हैं। इस पर द नीति आयोग दे हैज सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी, जिसको हम वेस्ट टू एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहेंगे, जो मॉनिटर देख रेख सब करेंगे, जो भी आपका वेस्ट टू एनर्जी प्रपोजल सब है, इनिशिएटिव्स हैं। होप यू अंडरस्टूड। उसी प्रकार से फाइनेंशियल पावर दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, सो दैट एक प्रकार से फाइनेंसेस का इधर से उधर ना हो सके। बिकॉज फाइनेंसेस आ रहे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होंगे, सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं होंगे, तो फिर वो फाइनेंसेस कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी नीड है उसको फुलफिल करेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जो पैसे आ रहे हैं टाइम बॉन्ड में खर्च किए जाए, सही जगह पर खर्च किया जाए, और उसका ऑडिटिंग भी हो, है ना, ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए क्रॉस अर्बन लोकल बॉडी। तो इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो सकेगा। जैसे आपका CAG है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत इनको क्रिएट किया जाता है? तो बेसिकली इनको पावर दी जाती है कि जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनका सब ऑडिट कर सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए जो भी आपके अर्बन लोकल बॉडीज है उनका भी प्रॉपर ऑडिट किया जाए, उनके बैलेंस शीट का, तभी तो खामियां निकल कर आएंगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट हो बढ़िया से, ट्रैफिक रूल सब सही से लाकर आया जाए। जैसे भी आपका ट्रैफिक रूल्स नहीं लाए गए हैं तो वायलेशन होता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ये सब फाइन सब की बात की जा रही है, सो दैट बिहेवियरल चेंज आए। अब ये जो ट्रैफिक सब की सिचुएशन है ना, कि एक प्रकार से ट्रैफिक का रूल्स वायलेट कर लेते हैं, ये सब बिहेवियरल चेंज का एक यूँ कह सकते हो कि इनिशिएटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों में अगर मनुष्य में बदलाव लाना है ना, तो फाइन एक तरीका है, नॉट द ओनली तरीका, लेकिन सबसे बढ़िया चेंज है बिहेवियरल चेंज, इमोशनल चेंज करके। ठीक है, तो ये बातें होती है। उसके बाद व्हीकल शेयरिंग सिस्टम हो, तो व्हीकल शेयरिंग से क्या होगा, एक प्रकार से एक व्यक्ति जो प्राइवेट में जा रहा है, प्राइवेट कार में जा रहा है, अब शेयरिंग होती है तो 2-3 व्यक्ति जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आपके नए नए ऐप सब आए हैं, ओला उबर, तो वो सब तो व्हीकल शेयरिंग प्रमोट करते ही है, ये आप देख ही रहे होगे। ये हमने देखा। आप चलते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन अर्बनाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, मैंने आपको बताया था। जब भी इस प्रकार के इश्यूज आएंगे, देखो आप, ये जो हमने इश्यूज देखी, किसकी इश्यू देखी, आपकी अर्बनाइजेशन की इश्यू देखी ना। अब प्रॉब्लम्स तो है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपको 4-5 बातें याद रखनी है। प्रीलिम्स के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए तो जो मैगजीन्स आती है विजन की, आप उसको रीड कर सकते हो। बस यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है क्या क्या इनिशिएटिव ली है अर्बनाइजेशन को एक प्रकार से मजबूत करने के लिए, या फिर अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बिकॉज एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग में गया तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक तो है आपका हृदय मिशन, 2015 में लाया गया था, और इसके तहत जो आपका हेरिटेज सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर यूँ कह सकते हो कि हेरिटेज एरियाज है। लेट से हेरिटेज मतलब कि हमारी जो धरोहरें हैं, एंशियंट धरोहरें जो भी हैं आपकी, तो डेवलपमेंट तो उन एरियाज में भी हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट के कारण जो हमारा हेरिटेज एरिया है, हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रभावित ना हो जाए। बिकॉज डेवलपमेंट के तर्ज में बहुत सारी चीज़ें जो है ना पीछे छूट जाती हैं। बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज प्लेसेस हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, उसका एक प्रकार से डिस्टर्बेंसेस होता है। तो हृदय मिशन जो है इन्हीं हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक प्रकार से हेरिटेज सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर कर। तो ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी होती है कि इससे आपका टूरिज्म भी प्रमोट होगा सिटीज में, तो एक प्रकार से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन है कि नहीं है। तो बस हेरिटेज मिशन 2015 और इसका 1-2 ऑब्जेक्टिव लिख देना है। उसमें टूरिज्म भी जोड़ सकते हो, प्रमोट टूरिज्म। साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि हमारी जो हेरिटेज एरियाज हैं, ठीक है, उनका भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन होगा। ये बातें हो गई। चलो फिर रूरल अर्बन मिशन 2016 है। इसमें आपका नाम से ही पता चल रहा है, रूरल अर्बन डिवाइड को कम करना है। कैसे? इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज देकर जो अर्बन एरियाज में उपलब्ध है वो रूरल एरियाज में दिया जाए। साथ ही साथ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब रिड्यूस हो सके,
ताकि लोग जो है रूरल एरियाज में ही रोजगार प्राप्त कर सके, रूरल एरियाज में ही वो सर्विसेज प्राप्त कर सके जो वो अर्बन एरियाज में प्राप्त करने के लिए आते हैं। और पूरा इनिशिएटिव भी आपने सुना होगा, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। साथ ही साथ पीएम आवास योजना 2015, अमृत मिशन 2015, ये सब आप देख लेना। पीएम आवास योजना मैंने आपको बताया था, है ना, जिसमें बोलते हैं हाउसिंग टू ऑल। यहाँ पर 2022 है, लेकिन आई थिंक कि टारगेट बढ़ाया गया था क्या 2024। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, क्लैरिफाई कर देनी है कि 2022 है 24 है। उसके बाद अमृत मिशन 2015, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो अमृत मिशन का मतलब क्या तो है, फुल फॉर्म है इसका। हाँ, इसका फुल फॉर्म आपका अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से ही पता चल रहा है। बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएंगे। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि भाई साहब हाउस होल्ड के पास जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हो, जैसे आपका एसेस टू टैप वाटर, एज्यूर्ड सप्लाई ऑफ वाटर हो, सेवरेज कनेक्शंस हो। साथ ही साथ जो सिटीज की एम्यूनिटी वैल्यू है उसको बढ़ाएं, कैसे डिपेंडेंसी जो ग्रीनरी पर है उसको डेवलप किया जाए, ओपन स्पेस को मेंटेन किया जाए, पॉल्यूशन रिड्यूस किया जाए बाय स्विचिंग टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अलॉन्ग विथ नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2016। ये सब आपको बस कोट करने हैं एक एक लाइन, ऐसा नहीं कि पूरा फिलोसफी झाड़ देनी, इस पर एक एक लाइन में कोट करके खत्म करिए। इसके तहत शेप, अफोर्डेबल, क्विक, कंफर्टेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एक्सेस फॉर द ग्रोइंग नंबर ऑफ द सिटी रेसिडेंट्स। तो एक प्रकार से हम बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास करते हैं इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, ताकि सबके लिए एसेसेबल हो, जो भी रेसिडेंट हो उन सब के लिए अफोर्डेबल, सेफ, accessible, comfortable transportation system हो। एंड वी हैव द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट 2010। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, NULM, नेशन क्या तो है आपका, हाँ, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कहते हैं इसको। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके तहत बेसिकली स्किल्स अब देने की बात की जाती है। जो अर्बन पुअर को स्किल्स दिए जाएंगे तो उनको जो है रोजगार भी मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है ना, गलियारा मतलब क्योंकि एक गली से आप जाओगे तो आपको भर भर के इंडस्ट्रीज मिलेंगे, है ना। तो ये क्या होता है ना, एक प्रकार से क्लस्टर में इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये जब क्लस्टर में ग्रोथ करते हैं ना तो इनको कॉस्ट कम पड़ता है, साथ ही साथ इनको रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेसेस और ज़्यादा एक्सपेंड होती है। तो यही मतलब होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाने का। ठीक है, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट मोनोरोल 2014, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में ही आया था ना मोनोरोल। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं रेमेडीज टू अर्बन प्रॉब्लम्स, क्या रेमेडीज है, उसके बाद आई थिंक कि आपका चैप्टर खत्म ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच गया, लेकिन चलो, मुझे पढ़ाने का थोड़ा सा ज़्यादा ही आग लगा हुआ था तो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली समस्याएं तो हमने भर भर कर देखी कि क्या समस्याएं हैं। 10 समस्याएं मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में पूछी, बट रेमेडीज क्या है अर्बन प्रॉब्लम्स के। तो बेसिकली जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है इस मैगजीन के तहत, तो इसमें पावर यूटिलिटीज पर रिफॉर्म्स की बात कही है, यानी कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाना चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इन देयर एरियाज। ठीक है, तो ये एक रिफॉर्म्स की बात की गई है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज को सॉल्व करेगा। साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिकॉज पॉपुलेशन आई जा रही हैं, तो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, लेकिन उस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ती है, तो स्लम एरियाज का डेवलपमेंट होगा। यूं कह सकते हो कि जो आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन वो समस्या निकल कर आएगी। साथ ही साथ यूं कह सकते हो कि ये जो आपका रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेंट। समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए, बिकॉज हमें माइग्रेंट पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल करना है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सब इनिशिएटिव है ना। तो दूसरा इनिशिएटिव ये भी है
कि आप रूरल एरियाज में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए। तो यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात की जा रही है ना, वो अर्बन एरियाज में नहीं। वैसे अर्बन एरियाज में भी क्रिएट किए जा सकते, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक ही पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करेगा ना। तो समाधान क्या है, रूरल एरियाज में जॉब पॉपुलेशंस क्रिएट करिए। जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपने सुना होगा, स्किल देने की प्रयास की जाती हैं। तो इस प्रकार से रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएँ ताकि लोग जो है माइग्रेट करने से बचे। उसके बाद एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड सिटी प्लानिंग हो। सिटी प्लानिंग तो होना ही है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि हमने कोई रोड बनाया, लेट्स से अब जैसे इंजीनियर है, कोई रोड बनाया। अब हमको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, इसमें देखिए आप, हमें पता है कि जिस प्रकार से सिटी में पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, या फिर यूँ कह सकते हो कि जिस रैपिड से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ट्रैफिक रोड पर बढ़ेंगी। तो भाई साहब, हम छोटा सा रोड क्यों बनाएं? हम जब रोड बना रहे हैं, हम थोड़ा सा बड़े साइज का बनाएं, सो दैट फ्यूचर के नीड्स को भी एब्जॉर्व कर ले, है कि नहीं है? इसलिए आप देखते हो कि डिस्पाइट आपका भले उतना ट्रैफिक एनएच पर नहीं हो, तो कहीं कहीं जो एनएच के रोड होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, सो दैट फ्यूचर के नीड्स को वो समझ ले और फ्यूचर के नीड्स के अनुसार वो रोड डेवलप करे, तो दोबारा जो है भाई साहब हमें खर्च ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? ये बातें होती है। तो इसी को कहते हैं एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड सिटी प्लानिंग। इस प्रकार से प्लानिंग की जाती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। अर्बन गवर्नेंस को सही करिए ताकि सही समय पर, राइट टाइम पर जो भी आपका गवर्नेंस इश्यूज हैं उन सबको हैंडल किया जा सके। जैसे अकाउंटेबल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो, लोकल बॉडीज को एम्पावर करिए, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट हो, ठीक है। नहीं तो कूड़ा रखा हुआ है 10 दिन तक, वो लेके जा ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब यूँ कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लिमिट करिए, बिकॉज दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स इन द मेगा सिटीज। ये बात है। तो एक प्रकार से साइंटिफिक अरेंजमेंट करिए फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जैसे वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू वेल्थ का कंसेप्ट है ना, उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा, एक प्रकार कर सकते हो कि चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, ग्रीन कवर बढ़ाइए। ग्रीन कवर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपका एफोरेस्टेशन सब करिए, तो दैट पॉल्यूशन सबको ऑब्जॉर्व कर सके। अमेंडमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट, आ ही गया रेंट वाला, है ना। तो रेंट के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर आप दिल्ली सब में रहते हो, कोई सिटी में रहते हो, प्रिपेयर कर रहे हो जॉब्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, उसको बढ़िया करिए। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका ओवर पॉपुलेशन हो जाता है ना अर्बनाइजेशन में, इसमें जो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम उसको भी प्रभावित करता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वही बात है, डिमांड सप्लाई मिसमैच। हेल्थ से जूझे व्यक्ति हॉस्पिटल में बहुत भारी संख्या में आते हैं। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कितनी है? बहुत ही कम। तो ऐसे में वो जो डॉक्टर है, केस को डिजॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द वो आपका क्या करेगा, कम समय में आपको सब कुछ रिकमेंड करेगा, है कि नहीं है? तो बढ़िया से व्यक्ति की देखरेख भी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हेल्थ सिस्टम पर भी बर्डन बढ़ जाएगा। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से लिंक्ड ही है। तो उसके लिए देखो कंसेप्ट लाया गया है मोहल्ला क्लिनिक्स, ये आपने सुना भी होगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार से ये इनिशिएटिव है, जिसमें आपका बेसिक जो इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से बचें। और साथ ही साथ जो आपका पब्लिक हॉस्पिटल से, वहाँ पर अगर कोई हाई सीरियस केसेस है तो वहाँ पर वो रेफ़र हो, और जो छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, खांसी सर्दी जुकाम, ये सब जो है वो आपका इन्हीं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर हो जाए, चेकअप सब हो जाए, डायग्नोसिस मशीन सब यहाँ पर रखे हुए होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की मोहल्ला क्लिनिक ना, वो दूसरी जगह पर भी इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती है। उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजरिंग को ख़त्म करो, बिकॉज एक्सटेंसिव सर्वे कहता है कि बहुत सारे जगह पर मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, जबकि मैनुअल स्कैवेंजर बंद है ना, इलीगल है, फिर भी कहीं कहीं पर आपको देखने के मिलते हैं। उसके बाद सेवरेज ट्रीटमेंट पर पक्का से होना चाहिए। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करो लोकल बॉडीज का, इंसेंटिव ग्रांट्स दिए जाए ताकि
उस एडिशनल रिसोर्सेज से वो अदर इश्यूज जो अर्बन एरियाज के हैं उसको डील कर सके, लाइक अर्बन मैनेजमेंट, ठीक है, सोसाइटियल इन्वायरमेंट यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सब होने चाहिए। तो ये सब बातें हमने की, साथ ही साथ वे फॉरवर्ड की बात करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कीवर्ड याद रखने हैं, समझ में आया? बिकॉज इतनी बार आप लेक्चर्स पढ़े हो, सुने हो, बुक पढ़े हो, आपको उसके अंदर क्या लिखने हैं, क्या मसाला भरना है वो आपको पता हो जाएगा। कीवर्ड और फैक्ट ये दो चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, तो कीवर्ड और फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करनी है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, म्युनिसिपल सर्विस रेगुलेटर को सेटअप किया जाए, जो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट यूटिलिटी रेगुलेटर हो, स्टेट लेवल पर जो एडवाइस करे, रेगुलेट करे, मॉनिटर करे, एडजुकेट करे जो भी आपका इश्यूज है म्युनिसिपल सर्विसेज के डिलीवरी में आती हैं। बिकॉज सर्विसेज डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में अंतर है, तो हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पर फोकस करना है, ठीक है। इक्विटेबल एक्सेस टू द सर्विसेज, इस पर फोकस करना है ताकि सबको एक्सेस हो सके, ठीक है। अलॉन्ग विथ सिटीजन चार्टर, ये जो सिटीजन चार्टर है ना, इसको आप समझिए क्या होता है सिटीजन चार्टर। ये जो सिटीजन चार्टर है इसमें बेसिकली कोई भी लेट्स से की कंपनी है, जैसे हम प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कोई बैंक है ए। अब बैंक अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए सिटीजन चार्टर इशू करते हैं कि भाई साहब आप मेरे यहाँ अकाउंट खोलिए तो आपको 2 दिन में या फिर 1 दिन में अकाउंट खुल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं पैसे भेजना चाहते हो तो मात्र 5 सेकंड में पैसे भेज दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी इश्यू आती है तो 1 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये सब जो आपका टाइम बॉन्ड सर्विसेज की बात करी जाती हैं वेरियस कंपनी के द्वारा, यही होता है सिटीजन चार्टर कि हम आपको जो भी सर्विसेज देने वाले हैं कितने समय में दे देंगे, और अगर नहीं दे पाया तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी। समझ में आया? तो उसी प्रकार से ये सिटीजन चार्टर पब्लिक अथॉरिटीज में भी होती हैं, लेकिन हर पब्लिक अथॉरिटीज में नहीं होती है। जैसे यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जाता है कि जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहाँ पर उनको सिटीजन चार्टर प्रिपेयर करने चाहिए, टाइम बाउंड सर्विसेज दिए जाने चाहिए, अगर नहीं दिए जाते हैं तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे है ना, टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल्स रिलेटेड टू द रेगुलेटरी सर्विसेज की, लेट से कि कोई लाइसेंस लेना है, परमिट लेना है तो कितने समय में ये सब मिल जाए, और नहीं मिले तो क्या या कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, ये बातें हो गई। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करिए, तो स्मार्ट सिटी से बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट आप देखते हो वो सब आईटी पर ही तो आधारित है। उसके बाद क्लारीफाई द रूल्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड पारा टेस्ट, क्या लिखा है भाई साहब, छोड़ो मैं आपको बताता हूँ ना। ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज या फिर जो आपके पंचायती राज सिस्टम सब लाए गए हैं 73rd 74th अमेंडमेंट के माध्यम से, उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 243, हाँ, एक है डब्लू फॉर द अर्बन एरियाज, और इसके अंतर्गत कितने फंक्शन दिए गए अर्बन लोकल बॉडीज को। उसके बाद आई थिंक कि 243 क्या है आपका, 243G। तो इसमें बेसिकली ग्रामीण पंचायत सबको क्या फंक्शन दिए गए उसकी बात करते। तो आपको पता ही होगा ना, सारे फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए नहीं गए हैं, कुछ फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो रूल्स है अर्बन लोकल बॉडीज या फिर जो आपके रूरल एरियाज है, वैसे तो यहाँ पर अर्बन के इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है तो हम अर्बन की ही लिखेंगे ना। तो एक प्रकार से उनकी जो रूल्स है उसको क्लारीफाई कीजिए, मोर एंड मोर फंक्शंस दीजिए, टैक्स कलेक्टिंग पावर दीजिए, ये सब बातें हैं। साथ ही साथ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, मैं तो कहता हूँ स्टेट प्लानिंग बोर्ड क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की तो बात की ही गई है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी सब के लिए या फिर जो भी सिटीज हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड सबको स्टेब्लिश करो प्रॉपर, जो क्या काम करेगा, एक प्रकार से जो भी डिस्ट्रिक्ट में वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको कैसे दूर किया जाए, प्लानिंग बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेगा। बिकॉज हर सिटी की एक ही समस्या नहीं हो सकती है ना, द अम्ब्रेला कैन नॉट फिट फॉर ऑल, द सेम अम्ब्रेला कैन नॉट फिट फॉर ऑल। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स होगी, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्लानिंग, कि हम जो प्लानिंग है ग्राउंड से टॉप की तरफ लेकर जा रहे हैं, ना कि हम टॉप से ग्राउंड या टॉप से बॉटम की तरफ लेकर जा रहे हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
चलो, सब्सटेंशियली इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन अर्बन सेक्टर, तो इन्वेस्टमेंट करिए, ये सब बातें हैं। along with introduce a local body finance list in the constitution, है ना, लोकल बॉडी फाइनेंस लिस्ट। तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट बेसिकली आउटलाइन करेगा रेवेन्यू कहाँ से आएंगे अर्बन लोकल बॉडीज के, जैसे आपका टैक्सेस नॉन टैक्स रेवेन्यूज कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये लिस्ट होनी चाहिए। along with जो आपका प्राइसिंग है एफएसआई की, उसको इनकरेज किया जाए। ये एफएसआई मैंने ढूंढा, लेकिन क्या मतलब इसका मुझे समझ में नहीं आया, तो अगर आपको पता है तो आप बताना एफएसआई का क्या मतलब है। चलो फिर, म्यूनिसिपल कैडर क्रिएट कर लिए जाए ताकि प्रॉपर अर्बन गवर्नेंस हो, जो कैपेबल हो टू डील विद द इंक्रीजिंग कैप कम्प्लेक्सिटीज इन द सिटी मैनेजमेंट, एड्रेसिंग द सप्लाई साइड गैप्स। तो सप्लाई साइड गैप्स है उसको एड्रेस करो। एक होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड, ठीक है। तो सप्लाई साइड मतलब जो सर्विसेज देने वाला है, ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल बॉडी सब है, तो उनको कहीं ना कहीं उन गैप्स को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी कैपेसिटीज स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, नेशनल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो। साथ ही साथ सोशल या रेंटल हाउसिंग, यही बात है जो मैं आपको बता रहा था, सोशल रेंटल हाउसिंग क्रिएट करिए। एलोंग विद यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसको इस्टेब्लिश करिए, जो आपका देख रेख करेगा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सजेशन है, लिख सकते हो, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अलॉन्ग विद अर्बन ट्रांसपोर्ट एक्ट लेकर आ सकते हो, जो लेजिस्लेटिव सपोर्ट देगा इस अथॉरिटी की, इस अथॉरिटी से कोई गवर्नमेंट छेड़छाड़ ना कर सके। एक प्रकार से एक्ट से पारित करने का एक बेनिफिट ये होता है कि इनके पावर को जमीन तब कर्टेल नहीं किया जाएगा विदाउट एनी अमेंडमेंट, है ना। तो वही बात है। साथ ही साथ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, ये बात तो आपको पता ही है। 100% मीटरिंग कर दो वाटर सप्लाई का, सो दैट वाटर वेस्टेज को कम किया जा सके, वाटर कंजर्वेशन हो सके। अब यहाँ पर एक इश्यू मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप देखते होंगे कि जब भी कोई चीज़ें फ्री में मिलती है हम उसकी कद्र नहीं करते, ठीक है। जैसे वाटर सप्लाई की ही बात कर लो, है तो एक प्रकार से फ्री में उपलब्ध, कि आपका ज़मीन है तो आप जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हालांकि ये सिटीज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अलग होते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में तो यही होता है कि आपके अगर ये लैंड है तो आप यहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, है कि नहीं है। तो वही बात है, इसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, है ना, पानी बर्बाद हो रही है तो हो ही रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू रिहेबिलिटेशन या फिर रीस्टोरेशन। तो जिसके कारण ग्राउंड वाटर क्राइसिस आती है, ग्राउंड वाटर एक प्रकार से अपने आप को रिचार्ज नहीं करवा पाता है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, आप समझिए, कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड हो गया है, पूरा जो सॉइल है उसका कंक्रीटाइजेशन हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके कारण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जो आप अर्बन फ्लडिंग सबकी समस्या देखते हो उसमें एक बड़ी कारण ये भी है कि कंक्रीटाइजेशन। तो कंक्रीटाइजेशन मतलब क्या हुआ, ये सॉइल पहले होती थी और बरसात होता था तो एक्सेसिव रेनफॉल अगर हुई तो वो एब्जॉर्ब हो जाती थी सॉइल के माध्यम से, वो ग्राउंड वाटर चली जाती थी और रिचार्ज हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि कंक्रीटाइजेशन हो गया तो जैसे ही बारिश हुई पानी फ्लो किया और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ, पानी सोखा नहीं गया सॉइल के द्वारा, वो क्या हुआ, नदी, एक प्रकार से कह सकते हो कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसके माध्यम से वो डायरेक्टली जहाँ उसको जाना है, ड्रेन होना है, वहाँ पर जाके हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ज़मीन है वो तो रिचार्ज हुआ ही नहीं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ ही नहीं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ, हमने लेक सब या फिर ट्रेडिशनल जो आपके वेल सिस्टम थे उन सबको बंद कर दिया, भर दिया और वहाँ पर अपने घर बिल्डिंग सब बना दिया। तो इस सब के कारण भी कहीं ना कहीं जो वाटर या फिर रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए ना बोला जाता है कि जो आपका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसको रिजुवेनेट करिए, है ना, लेक को रिजुवेनेट करिए, ताकि एक्सेसिव वाटर होता है, एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो वो सब उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसका मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। लेट से कि एक आपका बकेट है ना, अब उस बकेट के अंदर आप बॉटम में होल कर दो,
और पानी डालो तो पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा, नीचे जाएगा, है ना, बहने लगेगा। लेकिन उस पर आप क्या करो, बड़ा सा एक ओपेक या फिर यूँ कह सकते हो कि सॉलिड बॉडी डाल दो जो उस होल को छेक लेगा। तो जब आप पानी आएगा, पानी जब आप डालोगे तो ये ओवरफ्लो करेगा। यही हमारा अर्बन कंक्रीटाइजेशन का कंसेप्ट है। ये जो आपका होल था ना, ये सॉइल था, आराम से पानी आता था, ग्राउंड वाटर में चला जाता था, रिचार्ज हो जाता था, वाटर क्राइसिस की समस्या नहीं होती थी। अब इस सॉइल के लेयर पर कंक्रीटाइजेशन हो गया है, तो जाहिर सी बात है पानी जो है वो अंदर ना जाने के बदले रोड के माध्यम से, नाले के माध्यम से जहाँ ड्रेन हो रही है वहाँ ड्रेन हो जाती है, तो प्रॉपर रिचार्जिंग नहीं हो पाता। ठीक है, अब प्रॉपर रिचार्जिंग नहीं हो पाता तो वाटर क्राइसिस की समस्या निकल कर आ जाती है। तो ये सब बात है। तो देख सकते हो एक बात बोली जा रही है, इंक्लूड ग्राउंड वाटर इन वाटर सप्लाई कैलकुलेशंस, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत सारे सिटी प्लानर्स के द्वारा अटेंशन रिसीव कर रहा है, लेकिन देर इज अ टेंडेंसी ऑल्सो कि ये जो आपका ग्राउंड वाटर सोर्स एंड देयर मैनेजमेंट, इसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम अर्बन वाटर प्लानिंग। तो इसको एक्सक्लूड नहीं करना है अर्बन वाटर प्लानिंग के तहत, इसको इंक्लूड करना है ताकि ग्राउंड वाटर की भी समस्या हैंडल हो सके, बिकॉज इट इज़ ए बिगेस्ट प्रॉब्लम जो वाटर क्राइसिस ला सकती है हमारे देश में। डिस्पाइट हम रेनफॉल इतनी ज़्यादा रिसीव करते हैं, लेकिन वो रेनफॉल को कंजर्व नहीं करते, तो हमारी वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाटर हमें मिलती नहीं है, बल्कि ये है कि हमें मिलती है बट हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते, है ना। मानसून में इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, फ्लडिंग सी सिचुएशन हो जाती है, अब उसका हार्वेस्ट ही नहीं हो पाता है, तो सोचिए कि वाटर क्राइसिस क्यों नहीं आएगी। तो होप यू अंडरस्टूड। चलो कंक्लूजन में तो आप लिख ही दोगे, इतने टैलेंटेड तो आप सब हो ही, इतने सारे पॉइंट्स से आप एक कंक्लूजन बढ़िया से बना लेना। ठीक है, और हो सके तो कंक्लूजन को एसडीजी गोल से जोड़ देना। कौन से एसडीजी गोल से आप जोड़ोगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम भी समझे कि हाँ आप धीरे धीरे यहाँ पे लिंक करना सीख रहे हो। तो यहाँ से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया, समाप्त किया, थोड़ा सा समय लगा, मैंने डिटेल से आपको बताया है ताकि समस्या का समाधान सही से हो, एक बार हो, दोबारा डाउट क्रिएट ना हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार क्लियर हो, डाउट ही ना हो, है ना, नहीं तो फिर दोबारा आप पढ़ोगे तो फायदा क्या। ये बात हो गई। और उसके बाद लंबा चौड़ा टॉपिक चलने वाला है नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, बने रहना है आपको हमारे साथ, ग्लोबलाइजेशन। तो चलो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की एक बात करते हैं ना, हिस्ट्री में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में नहीं था, ग्लोबलाइजेशन हमारा देश भली भांति जानता था, ग्लोबलाइजेशन का पालन करता था। याद करो, अब इतना दावा के साथ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन तो आपको याद ही होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, गुप्ता, मौर्य, इन सब के पीरियड में क्या ग्लोबल ट्रेड नहीं होते थे क्या। हड़प्पा की बात करो, आपको अफगानिस्तान सब में आपको मिलते हैं, आपके एविडेंसेस मिलते हैं, ईरान सब में आपको वो सब एविडेंस मिलते हैं जो बताता है कि ट्रेड होता था। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन सबके सिस्टम है ना, ये इंडिया में पुरानी है, एंशियंट टाइम से चल रही है। ये जो कीवर्ड बस दे दिया है ग्लोबलाइजेशन, बस एक प्रकार से वो मान के नहीं चलना है, हमने आपको ओवरव्यू दिया। चलो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है आपको 2-3 दिन बाद ही ये लेक्चर मिले। बट क्या आपको मज़ा आ रहा है, क्या आपको आनंद आ रहा है, क्या आपको ये इशू सब समझ में आई, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और इस प्रकार से आप हमें भी कोऑपरेट करिए, बिकॉज वी आर ए फैमिली, और हमारा टारगेट है 2000 सब्सक्राइबर बनाने की, और उसमें आपका योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अहम होगा। आपको भी आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना है, आपको भी कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें भी आपको मोटिवेशन के रूप में बनाना है, इन द सेंस कि आप सभी तो मोटिवेशन हो हमारे लिए, बिकॉज आप सब कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करते हैं अपने प्यारे प्यारे कमेंट से, और हमें एक प्रकार से एनर्जी मिलती है कि फिर से आपको अच्छा खासा वीडियो ला कर दे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। हैव ए नाइस डे। अगर रात में देख रहे हो तो हैव ए नाइस नाइट। थैंक यू।